नमस्कार दोस्तों। आजकल बैंक्स बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन दे रहे हैं, लेकिन यदि आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है या आप अभी भी पुराने रेट पर ही ईएमआई पे कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। यदि आपका एग्जिस्टिंग लोन है तो पहले जानना बहुत जरूरी है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रेट है या फिर फ्लोटिंग रेट है या फिर हाइब्रिड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फिक्स रेट का मतलब यह है कि पूरे टर्म के दौरान आपका 15 साल या 20 साल का जो लोन है, पूरे समय आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा। यदि ये हाइब्रिड है तो कुछ साल के लिए फिक्स रहेगा और उसके बाद ये फ्लोटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फ्लोटिंग है तो इस समय समय पर घटता बढ़ता रहेगा। तो यदि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है तब तो डेफिनेटली ये चेंज नहीं होगा जब तक कि आप चेंज ना कराएं या आप इसको कुछ फीस देकर कन्वर्ट ना कराएं। लेकिन फ्लोटिंग रेट है तो ये आपका कम या ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहां पर कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको समझनी चाहिए। इसके अलावा कि आपका ये फिक्स्ड है, फ्लोटिंग है या फिर हाइब्रिड है, आपको जानना जरूरी है कि आपके लोन की रीसेट डेट क्या है। रीसेट डेट का मतलब यह होता है कि आपके लोन के एग्रीमेंट के हिसाब से 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ्स में जो भी रीसेट डेट होगी उस डेट पर जाकर ही आपका लोन का इंटरेस्ट रीसेट होगा। इस बीच में बैंक कितनी भी बार रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर ले, आपको उसका कोई बेनिफिट या नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा आपके लिए जानना जरूरी है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस लैंडिंग सिस्टम पर बेस्ड है। बैंक्स पहले बेस रेट सिस्टम या बीपीएलआर, बेंचमार्क बेस्ड लैंडिंग रेट, या आरपीएलआर, रिटेल प्राइम लैंडिंग रेट, इस सिस्टम को फॉलो करते थे। 1 अप्रैल 2016 से आरबीआई ने बैंक्स को बोला कि वो एमसीएलआर यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट सिस्टम को फॉलो करेंगे। और 1 अक्टूबर 2019 से अगेन आरबीआई ने बैंक्स को निर्देश दिए कि वो एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लैंडिंग रेट के हिसाब से ग्राहकों को लोन ऑफर करेंगे। तो ये डिफरेंट रेट सिस्टम के हिसाब से भी आपके लोन का इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकता है। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का जो सिस्टम है बीपीएलआर या आरपीएलआर, उसके ऊपर मैंने पिछले एक वीडियो में काफी विस्तार से चर्चा की और मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो देखा होगा। यदि आपने मिस किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार उसको जरूर देख लें ताकि आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। इस वीडियो में मैं फोकस कर रहा हूं बैंक द्वारा दिए गए होम लोन पर। जैसे मैंने बताया कि बैंक या तो एमसीएलआर सिस्टम फॉलो कर रहे होंगे आपके एग्जिस्टिंग लोन पर, या हो सकता है कि आपका जो लोन है वो अभी भी बेस रेट सिस्टम पे चल रहा हो, या फिर आपका जो लोन है वो ईबीआर या आरएलएलआर यानी कि रेपो लिंक लैंडिंग रेट पर डिसबर्स हुआ हो। अब इसमें अंतर क्या होता है? फर्क यह होता है कि जो आरपीएलआर या फिर बीपीएलआर है ये एक एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स, जो बैंक्स डिपॉजिट लेता है उसकी जो एवरेज कॉस्ट होती है उसके ऊपर बाकी का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट मार्जिन है, उनको लेकर एक रेट तय करता है। और जो ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट है, ये बेसिकली आपके डिपॉजिट रेट से लिंक्ड होते हैं। तो उस वक्त जिस वक्त ये रेट तय हो रहे होते हैं उस वक्त जो भी एफडीज के रेट चल रहे होंगे उससे रेफरेंस निकाला जाता है। सिर्फ पर्पस क्या है, बेसिकली जब जब आरबीआई रेपो रेट कम करती है तो आपका रेट भी कम होना चाहिए, लेकिन जब आरबीआई रेट कम करेगी तो एफडी का रेट भी कम होगा, जिसके चलते हुए बैंक चाहते हैं कि वो एफडी का रेट भी बहुत कम ना करें, क्योंकि एफडी का रेट कम करेंगे तो एफडी के लिए इन्वेस्टर नहीं मिलेंगे। अगर एफडी के डिपॉजिटर नहीं होंगे तो बैंक के पास पैसा नहीं होगा। तो इसके लिए
बैंक्स एफडी पर रेट बहुत ज्यादा कम नहीं करते हैं, जबकि आरबीआई रेपो रेट कम कर चुकी होती है। तो ऐसे में कस्टमर्स को, जो लोन के कस्टमर्स हैं, एफडी कस्टमर को तो अच्छा लगेगा कि आरबीआई ने रेपो रेट कम किया और उसके बाद भी उनको एफडी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है। लेकिन जो लोन के कस्टमर्स हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आरबीआई ने रेट कम कर दिया, उसके बाद भी उनको इसका पूरा बेनिफिट नहीं मिला। एमसीएलआर जो होता है बेसिकली ये डिपॉजिट से लिंक होता है। तो एमसीएलआर रेट ड्राइव करने के लिए आपका जो रेट है वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, उसके साथ साथ नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ सीआरआर, ऑपरेटिंग कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन, इन सबको कंसीडर करके एक एमसीएलआर डिराइव किया जाता है। तो यहां पर यदि रेपो रेट कम या ज्यादा हो रहा है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट कस्टमर को नहीं मिल रहा है। इसके बाद जब आरबीआई ने बैंक्स को बोला कि 1 अक्टूबर से उन्हें एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लैंडिंग रेट ऑफर करने हैं, जिसका मैंने जिक्र किया अभी, उसमें सिंपल है कि आपका जो रेपो रेट होगा उस रेपो रेट के ऊपर एक स्प्रेड ऐड किया जाएगा और उस रेट पर आपको लोन ऑफर किया जाएगा। तो एमसीएलआर में यदि मान लीजिए कि जो एमसीएलआर है एक टाइम पर वो 7.45% है और उसके ऊपर 3% का स्प्रेड बैंक ऐड करता है, बैंक अलग से अपना एक प्रॉफिट उसके ऊपर ऐड कर देता है, तो मान लीजिए वो 7.45 के ऊपर 3% का स्प्रेड ऐड किया, तो कस्टमर को जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो, यानी 7.45 पे अगर 3% की बात कर रहा हूं तो 10.45 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। स्प्रेड आपके रेपो लिंक लैंडिंग रेट पर भी होता है। तो यानी कि यदि आरबीआई का रेपो रेट 4% है और 3% का स्प्रेड है, तो 7% पर बोरोवर को लोन मिलेगा। यहां पे सबसे बड़ी बात एक है ट्रांसपेरेंसी। अब स्प्रेड रेट जो होता है, चाहे वो एमसीएलआर में हो या वो बीपीएलआर में हो या आपके ईबीआर या आरएलएलआर बेस सिस्टम में हो, स्प्रेड जो होता है ये आपके एग्रीमेंट पर मेंशन कर दिया जाता है। ये हमेशा आपके पूरे लोन के टर्म पर, जब तक आप इसको चेंज नहीं करवाते हैं, ये सेम रहेगा। लेकिन जो एमसीएलआर है या फिर जो आरएलएलआर है, ये यानी कि जो रेपो रेट है ये कम ज्यादा होता रहेगा। अब एमसीएलआर सिस्टम में यदि बैंक ने आपको एक रेट ऑफर किया हुआ है कि 3% का स्प्रेड है और एमसीएलआर जो है वो 7.45 है और जैसा मैंने बोला कि आपको 10.45 पे लोन मिल रहा है। एक बात यहां पर दूसरी यह है कि आपका रीसेट डेट, एमसीएलआर में जो रीसेट डेट है वो 6 मंथ या 12 मंथ की हो सकती है। बैंक अपने हिसाब से, कुछ बैंक 6 मंथ का रीसेट डेट फिक्स करते हैं, कुछ बैंक 6 मंथ की रीसेट डेट फिक्स करते हैं और कुछ बैंक्स 12 मंथ की रीसेट डेट फिक्स करते हैं। यानी कि आरबीआई अगर रेट चेंज भी करेगा, यदि एमसीएलआर चेंज होता है तो भी उसका इफेक्ट मिलने में आपको टाइम लग सकता है। लेकिन एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लैंडिंग में आरबीआई ने बैंक्स को बोला है कि उनको 3 महीने में कम से कम एक बार लोन का रेट रीसेट करना ही होगा। तो इसका मतलब यदि आरबीआई रेपो रेट रिवाइज करता है तो 3 महीने में मैक्सिमम आपको उसका इफेक्ट मिल जाएगा। अब बात यह है कि यदि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पुराने सिस्टम पे चल रहा है और आपको यह रेट कम करवाना है, तो एक तो यह होता है कि आप अपना बैलेंस ट्रांसफर किसी दूसरे बैंक में कराते हैं, क्योंकि दूसरा बैंक आपको ऑफर देता है कि यदि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो हम आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपका बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे, आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। लेकिन दूसरे बैंक में
बैलेंस ट्रांसफर करने से पहले आप अपने बैंक को भी अप्रोच कर सकते हैं। तो यदि अपने बैंक को यह बात बोलेंगे कि दूसरे बैंक आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे रहे हैं, तो आपका बैंक भी आपकी बात सुनेगा, लेकिन उसके लिए बैंक आपसे कुछ चार्ज लेगा। जब बैंक को ये चार्जेस आप पे करेंगे तो बैंक आपको डिफरेंट तरह के ऑफर दे सकता है। एक ऑफर ये हो सकता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से एमसीएलआर पे चल रहा है, जहां पे आपको कुछ टाइम वेट करना है इसको रीसेट करने के लिए, लेकिन बैंक बोलेगा कि आप फीस पे कर रहे हैं, हम इमीडिएटली इसको रीसेट कर देंगे। लेकिन रीसेट करेंगे तो भी आपका एमसीएलआर कम हो जाएगा। अब जैसा मैंने एग्जांपल दिया था कि अभी मान लीजिए बैंक का एमसीएलआर 7.45% है और उसके ऊपर 3% का स्प्रेड है और आपका जो रेट है वो 10.45 है, और बैंक बोलता है कि हम आपका जो इफेक्टिव रेट है उसको अभी कम कर देते हैं और अभी जो एमसीएलआर है वो 7.45 की जगह पे 7.25 है, तो फिर भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7.25 प्लस 3% यानी कि 10.45 से घटकर 10.25 हुआ, लेकिन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम करवाना है। तो बैंक आपको यह ऑफर देगा कि हम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एमसीएलआर में ही रखेंगे, लेकिन आपका स्प्रेड जीरो कर देंगे। तो यदि आपका स्प्रेड जीरो हो जाता है और एमसीएलआर जो इफेक्टिव है वो 7.25 है, तो आपको जो लोन है वो एज ऑफ नाउ आज की तारीख में 7.25% पे मिल जाएगा। और बैंक आपको बोलता है यदि आप इसको एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग में कन्वर्ट करते हैं तो उस केस में हम यहां पर 3.5% का स्प्रेड रखेंगे। तो अब क्योंकि रेपो रेट 4% है उसको बैंक चेंज नहीं कर सकता और 3.5% का स्प्रेड है, तो ये रेट पड़ता है आपको 7.50%। तो आपको लगेगा कि एमसीएलआर में रहने में फायदा है, क्योंकि एमसीएलआर में आपको 7.25% पर बैंक ऑफर कर रहा है, जबकि आपके आरएलएलआर में जाने पर आपको 7.50% का रेट मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो एमसीएलआर है उसकी जो रीसेट डेट है वो आपको देखनी पड़ेगी, वो 6 मंथ या 12 मंथ की होगी। तो यानी कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट दोबारा रिवाइज होगा आपको उसका इफेक्ट मिलने में काफी टाइम लग जाएगा। जबकि अगर आप रेपो लिंक लेंडिंग रेट एक्सेप्ट करते हैं तो उस केस में आज भले ही आपको 7.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिले, लेकिन जैसे ही रेपो रेट रिवाइज होता है उसका इफेक्ट आपको जल्दी मिलेगा। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। यानी रेपो रेट यदि बढ़ जाते हैं तो उस केस में आपका लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ भी सकता है, बट अगर रेट बढ़ेंगे तो एमसीएलआर भी बढ़ेगा और तब भी आपके रेट बढ़ेंगे। बट हाँ, वहां पर आपका अगर रीसेट पीरियड लंबा है तो वहां पर टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। लेकिन ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से बात करें तो रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट जो है ये बेस्ट है। यहां पर आपको ट्रांसपेरेंसी है, इफेक्ट आपको जल्दी मिलता है। रेपो रेट जब भी अनाउंस करती है आरबीआई तो ये बहुत ही क्लियरली सबको मालूम चलता है, मीडिया में डिस्क्लोज होते हैं, आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो इस हिसाब से अगर आप अपना रेट रिवाइज करवा रहे हैं तो उसको एमसीएलआर की जगह पर आप रेपो लिंक लेंडिंग में कन्वर्ट करवाएं। और आप सिर्फ ये ध्यान ना दें कि क्योंकि बैंक एमसीएलआर से आपको रेपो में लेके आ रहा है इसके लिए आपका रेट कम हो रहा है, लेकिन आप ये भी देखें कि स्प्रेड आपके लोन पर कितना कम है, क्योंकि यहां पर एमसीएलआर सिस्टम में या रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट में आपका जो स्प्रेड होता है वो पॉजिटिव होता है। यानी कि यदि रेपो 4% होगा तो उसके ऊपर स्प्रेड ऐड होगा, तो इसके लिए स्प्रेड जितना कम होगा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही इसको अधिक से अधिक शेयर भी करें। और हमारा YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इसी तरह की और जानकारी के साथ मैं वीडियो बनाता रहूंगा, आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।